students, this is video number 1 of next chapter which is magnetism. अब मैग्नेटिज्म के अंदर हम एंटर किए हैं. आपको याद होगा हमने जब ये फिज़िक्स शुरू की थी 12th क्लास की, तो आई स्टार्टेड विद द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रो वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हुआ, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी जिसका नाम था कैपेसिटर्स. अब हम उसके सेकंड फेज़ में जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म. और मैग्नेटिज्म की कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे लोगों को दिमाग में ये सब आया, उसकी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं इस चैप्टर में. और साथ साथ में हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ कवर करेंगे इसके अंदर, विच इज़ बायट-सावर्ट लॉ. देखेंगे इसमें क्या है. सबसे पहली बात, एक इंटरेस्टिंग हम फैक्ट से समझते हैं इसको, कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ऐसा स्ट्रेट ले लेते हैं, ऐसा कंडक्टर है जिसमें से कुछ करंट आई फ्लो कर रही है. क्या ये चार्ज्ड कंडक्टर है? नो. क्या ये चार्ज्ड कंडक्टर है? आंसर इज नो. क्यों? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस. तो फिर चार्ज कंडक्टर नहीं हुआ ये? नो. क्योंकि ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसको जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, जो इसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस पूरे कंडक्टर की, तो दिस इज अनचार्ज्ड, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज अनचार्ज्ड, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर. चाहे करंट फ्लो भी कर रही हो तो भी न्यूट्रल कंडक्टर. इसलिए ये कंडक्टर तो न्यूट्रल है, इतना तो पता चल गया, जिसके अंदर से करंट भी फ्लो कर रही है, क्योंकि सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो रैंडम मोशन में थे पहले, वो सब आपको ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड ऑल दोस थिंग्स वो मैंने समझाई थी, उनको ड्रिफ्ट मिला, वो आगे की तरफ बढ़े, फाइन. लेकिन क्या कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज की चेंजेस हुई? क्या कोई इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? क्या इसने कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? क्या? नो. तो इसलिए एक करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज अ न्यूट्रल कंडक्टर. फाइन, इतनी बात आप सभी ने समझनी है. लेकिन हुआ क्या, अंडरस्टैंड करना जरा. हुआ ये कि जब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इसके पास एक चार्ज रखा, एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड ये था कि भाई इसने इस पे कोई फोर्स नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल कंडक्टर है, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए इसने इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाई. फाइन, नहीं लगाई भी नहीं. हमने देखा कि एक हमने पॉइंट चार्ज लिया और उस पर इसने फोर्स लगाई भी नहीं. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि जब हमने इसको मोशन दी, इस चार्ज को हमने ऊपर की तरफ ऐसे मूव किया, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट थी उसी डायरेक्शन में जब हमने इसको मूव किया, तो ये इस तरफ डिविएट हुआ, ये चार्ज. यानी कि इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस की. इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस वायर का है नहीं, तो फिर इसने फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस की? तो इसलिए वहां से लोगों के दिमाग में आया कि कोई एक और फील्ड है, और जिसका लेटर ऑन जब पता लगाया गया तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. और फिर एक बंदा था जिसने इसका एक्सपेरिमेंट किया, और उसी के नाम पे एक एक्सपेरिमेंट बना, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसने लोगों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया. क्या? एवरी करंट कैरिंग वायर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड. जस्ट रिमेंबर इट. एवरी करंट कैरिंग वायर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड. और वो जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो एसोसिएटेड है, उसने कैसे बताया, उसका थोड़ा सा मैंने एक पिक्चर ली है, आप देख लेना, बट उसको जस्ट ओवर, यू नीड ओनली ओवरव्यू ओवर दैट. मैंने उसको पीडीएफ में लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये देखो, उसने एक कंपस ली, मैग्नेटिक निडल. हमें मालूम है जब भी मैग्नेटिज्म के साथ उसका ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. उसने क्या किया, उसने एक, ये देखो ऊपर सर्किट बनाया है, ये एक वायर है ए बी, इसमें से करंट फ्लो करवाई. करंट फ्लो कराने पे ये
मैग्नेटिक कंपास डिविएट हुई। और इंटरेस्टिंगली एक और एक्सपेरिमेंट में उसने एक और उसी एक्सपेरिमेंट का एक और पार्ट किया जिसमें उसने करंट की डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक कंपास की जो पहले यहाँ से इधर डिविएशन हो रही थी, अब इस तरफ से डिविएशन हुई। मतलब पहले ये एंटी क्लॉकवाइज मूव की, अब ये क्लॉकवाइज मूव की। फाइन, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपके लिए सिर्फ इतनी बात समझनी है कि भाई डिविएशन हुई। अगर डिविएशन हुई तो हमें समझ आया कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिज्म आया, इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिज्म आया है। मैग्नेटिज्म आने का मतलब ये हुआ कि ये जो वायर है इसका भी अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप हुआ है, यानी कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। आपने देखा है मैग्नेटिक फील्ड, आप उस बार मैग्नेट को इमेजिन करो जिसके साथ आप बचपन से खेलते आए हो या वट एवर यू हैव सीन दैट, कि उसमें आप देखते थे कि आप आयरन पीसीस को खींच सकता है वो। उसी तरह का मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया इस वायर के अंदर। नाउ दिस वायर हैज ए कैपेबिलिटी like that bar magnet, it can attract or repel some other magnet, and this is that magnetic compass। ठीक है, तो ये ऑरिस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, उसने कहानी बताई कि भैया है। लेकिन मेन काम कौन कर गया? मेन काम कर गया और बायट-सैवर्ट लॉ। ये दो बंदे थे, उन्हीं के नाम पे ये लॉ बना, बायट और सैवर्ट। उन्होंने बताया एग्जैक्टली कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट वायर से नहीं बताया, उन्होंने बोला कि एक वायर तो कैसी भी हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वायर है तो उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लो, जिसका नाम क्या रखो, इस पूरी वायर की लेंथ क्या है, L, लेकिन इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ क्या ली, DL, और दिस इज लाइक अ वेक्टर, एंड दिस इज अ वेक्टर, सॉरी। ये देखो मैंने बनाया भी है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि इसको तुम एक पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ अब मैं इतना पॉइंट बनाता तो फिर मैं डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता था ना यहाँ, इसलिए हमने थोड़ी सी लेंथ लेके दिखा देते हैं एग्जामिनर को कि भाई इतना हमने लिया, जबकि ये पॉइंट नहीं माना जा सकता इतना पोर्शन, लेकिन स्टिल हम बोल रहे हैं कि भाई जितना तुम्हें दिखा रहे हैं, दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू, जिसमें तुम माइक्रोस्कोप से उसको बड़ा करके देख रहे हो, एक्चुअली ये एक पॉइंट ही है जिसकी डायरेक्शन है, जो एरो बता रहा है, जो करंट की डायरेक्शन ही उसकी डायरेक्शन है। इस पोर्शन से जो डायरेक्शन करंट फ्लो करेगी, इस पोर्शन से जो करंट की डायरेक्शन है वही उस डीएल की भी डायरेक्शन। मैं पता लगाना चाहता हूं, ये मेरी वायर, मैं पता लगाना चाहता हूं कि इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना बना। तो मैं पूरी वायर का तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मैंने इसमें से छोटा सा एलिमेंट लिया और देखो क्या क्या बनाया यहाँ। और बायट-सैवर्ट ने मिलके बताया कि भाई बताओ ये डीबी किसके बराबर होगा। ये it is a vector quantity, like electric field is a vector quantity, similarly the magnetic field is also a vector quantity। और इसकी डायरेक्शन यहाँ पे मैंने क्रॉस बनाई है, वो मैंने आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा यहाँ पे कि वो क्रॉस कैसे आया। ये एंगल थीटा है जो डीएल, और ये जो आर क्या है कि इससे कितनी दूरी पे है आपका पॉइंट। तो आर इज़ ऑल्सो ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वो किसके बराबर आएगा, ये उसने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डीबी क्यों लिखा है इसको, क्योंकि छोटा तुमने एलिमेंट लिया तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी छोटा ही बनेगा। तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एलिमेंट, डीएल लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, साइन थीटा आपको अभी मैंने दिखाया उसका साइन। ये सब कहां से आया, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है ये सब, इसलिए आपको ये डायरेक्टली याद रखना, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और फिर ये आ गया अपॉन आर स्क्वेयर। अपॉन आर स्क्वेयर तो आपने देखा होगा हर जगह ही होता है, तो यहाँ पे भी अपॉन आर स्क्वेयर है। और ये आपके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बन गया जो ये है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसे आपको याद होगा वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। इसलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई से डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 10⁻⁻⁷। ठीक है, फिर
फिर हमने इसकी अब वेक्टर फॉर्म चाहते हैं कि वेक्टोरियली हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी वेक्टर फॉर्म भी होगी। तो हमें साइन थीटा दिखाई दे रहा है, आई इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो डीएल का क्या करें अकेले का, इसलिए हमने आर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, आर से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर आर क्यूब बन गया, और फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है, डी एल आर साइन थीटा। जैसे ही साइन थीटा दिखा तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट की याद आई, तो हमने लिख दिया डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और यहाँ से हमें मालूम है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, वैसे ही आपकी डीबी की मतलब डीबी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, जैसी इसकी डायरेक्शन होगी। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वीडियो नंबर 17 एंड 18 ऑफ वेक्टर्स आप देख लो, मेरे वीडियो नंबर 17 एंड 18। तो वीडियो नंबर 17 और 18 जब देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर्स की डायरेक्शंस कैसे फाइंड की जाती है। मैंने लेकिन यहाँ पे बताई भी है कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है। आप इसके अंदर देख सकते हो, देखो कैसे है कि ये जो आपका हैंड है ना, मैंने किन दो का प्रोडक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का, और आप बड़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको कि डीएल क्रॉस आर लेना है, यानी कि आपको अपनी फिंगर्स को अलाइन करना है अलोंग डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर के अलोंग कर लिया, ठीक है, और आपकी फिंगर्स कर्ल होनी चाहिए दूसरे वेक्टर की तरफ, यानी कि किसकी तरफ, आर वेक्टर की तरफ। तो आर वेक्टर की तरफ कर्ल हो रही है मेरी। तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर मतलब बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर यानी अवे फ्रॉम यू, इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग ऑन द बेंचेस। तो आपका ये थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, अवे फ्रॉम यू। अवे फ्रॉम यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो ये आ गई इसकी क्रॉस की डायरेक्शन। फिर इसका एक और रूल है जो देते हैं कि इससे सिंपल रूल है एक इसके लिए, वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नहीं है, वो जर्नल रूल है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, विच इज कॉल्ड पाम रूल। वो भी मैंने समझाया है यहाँ। पाम रूल आप देख सकते हो क्या करना है पाम रूल के केस में, ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। ये कहता है कि भाई सिंपल आपने क्या करना है, आपने थंब को अलाइन कर लेना अपना करंट की डायरेक्शन के साथ, और आपकी फिंगर्स जो हैं, देखो ये किस तरफ होनी चाहिए, जिस पॉइंट पे आपने क्या निकालना है, जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। अगर वो इस तरफ है तो आपकी फिंगर्स इस तरफ जानी चाहिए, अगर वो इस तरफ होगा तो आपकी फिंगर्स इस तरफ जानी चाहिए, वो भी मैंने दिखाया है। इसलिए अब आपका पाम मीन्स आपका सीधा हाथ, तो सीधा हाथ आपका किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। और मैंने थोड़ा सा इसको पुश करके दिखा भी रहा हूँ आपको कि पुश करके वो अंदर की तरफ मतलब धकेल रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। पाम की तरफ आपने ऐसे अंदर की तरफ धकेलना है उसको, देखो आप, इसीलिए मैंने ये मूविंग पिक्चर ली है कि आपको पता चले अंदर की तरफ, एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, मतलब पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली देखो एक और पिक्चर ली है जहाँ पे मैंने कहा कि अगर आपका पॉइंट अगर इधर होता, मैंने इस तरफ लिया था ना लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड होता तो मतलब इस तरफ होता तो फिंगर्स मैंने किस तरफ रखनी पड़ी मुझे, इधर। थंब को मैं नीचे नहीं कर सकता, थंब ऊपर ही रखना है, क्यों, क्योंकि करंट ऊपर से जा रही है। और आप देख सकते हो, इस बार मैं फिर से मूविंग आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाहर की तरफ निकल रहा है, पाम इज टूवर्ड्स यू, मतलब वो बोर्ड से बाहर निकल रहा है वो। तो इधर इसलिए जब आएगा तो ये डॉट आएगा, ये डीबी की डायरेक्शन आएगी इस तरफ, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन ये आएगी। यानी कि अगर मैं समराइज़ करूँ इस सारे पार्ट को, तो मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया कि अल्टीमेटली अगर ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है तो इसके इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे अंदर घुसते हुए वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर समझो, ऐसे वेक्टर्स हैं ये, और यहाँ थोड़ा दूर कर दो, क्यों, क्योंकि जितनी दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा, ऐसे। और इस तरफ क्या आया, डॉट आया। कैसे निकाला हमने, पाम रूल को यूज़ कर लो या क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो। ये डायग्राम आपके नोटबुक पे बनी होगी तो बेटर है। थैंक यू वेरी मच।